हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मेजर क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों को केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा ही होगा क्लास 9th में, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शंस। मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं बन सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, इसीलिए हम लोगों को जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे चेक करें कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। हाउ टू चेक इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, और हम लोग को ये पता करना है कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे ये कि हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे वो सारे एलिमेंट जो कि इस इक्वेशन में बैलेंस्ड यानी कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट कॉलम में जो है ये लिख लिया है कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और सेकंड कॉलम में हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड इसके कितने नंबर ऑफ एटम है। जैसे कि जिंक का यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, सिमिलरली सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन का 4 है। और हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, यानी कि प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हैं। सिमिलरली मैंने नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड भी लिख लिए हैं कि जैसे कि जिंक का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन का 4 है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हैं या नहीं। अगर ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड इक्वल हुए तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड होगी। और अगर ये एक भी एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं हुए तो हमारी केमिकल इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस्ड नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सभी के जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड्स इक्वल हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब हम लोग सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। चलिए हम लोग इस एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स। चलिए हम लोग आगे जो है वीडियो में पढ़ते हैं स्टेप्स को। स्टेप 1 हमारे पास ये है कि टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। यानी कि हम लोग को दी गई केमिकल इक्वेशन में जो है इस तरह से हमें बॉक्सेस बना लेने हैं हर एक फॉर्मूले के ऊपर, और हम लोगों को जो है इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम जरा भी उसके अंदर चेंज नहीं करना है। स्टेप 1 हमारा यही बोलता है। स्टेप 1 हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई होगी हम लोग उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले किए, उनको हम लोग इस तरह से टेबल बना करके रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एलिमेंट आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास, और उसके रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। यह है हमारा स्टेप नंबर 2। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये है कि इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट में बी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। यानी कि हम लोगों को केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पर जो है नंबर ऑफ एटम जो है जिस कंपाउंड के सबसे ज़्यादा होंगे, तो हम लोगों को वहाँ से जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करना है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मतलब हम लोगों को उस कंपाउंड में वो हम लोगों को एटम सेलेक्ट करना है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम जो है प्रेजेंट हो।
तो हम लोग इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं Fe3O4 को हम लोगों ने सिलेक्ट किया और उसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। यानी कि हमारे पास हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले ये देखना है कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं किस कंपाउंड में यानी कि किस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स थे तो हम लोगों ने यहाँ पर Fe3O4 को चूज़ किया क्योंकि Fe3O4 में जो ऑक्सीजन है वहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको वो वाला टेबल याद हो जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड लिस्ट किए थे, तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड जो है 4 हैं और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड जो है वो 1 ही है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन दी राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 एटम इन लेफ्ट हैंड साइड। हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से थी Fe + H2O Fe3O4 H2। हम लोग को इस इक्वेशन को जो है बैलेंस करना है। हमारे पास यहाँ पर Fe3O4 यानी कि राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 4 ही हैं और हमारे पास राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन के एटम हैं वो ओनली 1 ही एटम जो है हमारे पास प्रेजेंट है। हम लोगों को जो है इस रिएक्शन को जो है इस इक्वेशन को जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है हम लोगों को 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो बैलेंस हो जाएगी। हमारी ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + H2। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। स्टेप नंबर 3 में अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो अनबैलेंस्ड हैं। हमारे पास इस केमिकल इक्वेशन में आयरन और हाइड्रोजन जो है वो नॉट बैलेंस्ड है, यानी कि वो जो है अभी तक बैलेंस नहीं हुए हैं। हम लोग इनमें से किसी भी एक एलिमेंट्स को चूज़ कर लेंगे और उसको बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। चलिए हम लोग जो है हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग हाइड्रोजन का एटम्स देखें प्रोडक्ट साइड्स तो वो 2 हैं और अगर आप रिएक्टेंट साइड देखते हैं तो वो 4 × 2 यानी कि 8 हैं। यानी कि यहाँ पर H2 में जो है H2 में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। यहाँ पर 4H2 है तो यानी कि हमारे पास जो है 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए। हालांकि प्रोडक्ट साइड जो है हमारे पास हाइड्रोजन के एटम 2 ही हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट साइड अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के जो नंबर होते हैं नंबर ऑफ एटम्स वो जो है बैलेंस हो जाएंगे दोनों साइड। हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + H2 + 4H2। ये हमारे पास जो है एक और इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आयरन को बैलेंस करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हमें वो एलिमेंट देखना है जो कि अनबैलेंस्ड रह गया है। इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो आयरन हम लोगों को एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि अनबैलेंस्ड रह गया है। अगर मैं यहाँ पर आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ रिएक्टेंट साइड तो ये इक्वेशन जो कि ये बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट साइड भी आयरन का नंबर जो है वो 3 है। जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। इस तरह से हमारी केमिकल इक्वेशन जो है ये पूरी की पूरी बैलेंस हो गई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है। स्टेप नंबर 5 में अब हम लोग को देखना है कि हमने जो केमिकल इक्वेशन बनाई है वो करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को देखेंगे और हम लोग वही चेक करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द रिएक्शन और नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर द रिएक्शन जो है वो सेम है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो रिएक्शन के पहले यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड्स इक्वल हैं। अगर नहीं हुए तो आपने जो है बैलेंसिंग करने में कोई गड़बड़ की है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है स्टेप नंबर 6 जिसमें हम लोग जो हैं राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स यानी कि हम लोग जो है फिजिकल स्टेट्स के सिंबल को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि फॉर सॉलिड के लिए हम लोग S लिख देंगे, फॉर लिक्विड के लिए हम लोग L लिख देंगे, फॉर गैसेस के लिए हम लोग G लिख देंगे इन द केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बनती है 3Fe, तो Fe आयरन जो होता है हमारा सॉलिड होता है तो वहाँ पर मैंने जो है S लिख दिया उसके आगे ब्रैकेट में, फिर + 4H2O। ये H2O यानी कि वाटर, तो वाटर जो होता है हमारा वो है यहाँ पर गैसीय स्टेट में होता है तो वाटर को यहाँ पर मैंने G से रिप्रेजेंट कर दिया गिव्स Fe3O4। तो जो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फेरेट ऑक्साइड बनता है वो होता है सॉलिड, तो यहाँ पर मैंने सॉलिड लगा दिया
और फिर जो 4H2 है तो ये गैस निकलती है, तो मैंने यहाँ पर G का यानी कि गैसेस, तो यहाँ पर मैंने G लिख दिया। सो ये इस तरह से हमारी जो है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सिंबल को लिखा जाता है, फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अभी हमारे पास ये है कि समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि कई बार जो हमारी इक्वेशन होती है, सॉरी केमिकल रिएक्शन होती है, वो किसी कंडीशन पर हो रही होती है, यानी कि किसी प्रेशर, कैटलिस्ट, इसकी प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन हो रही होती है। तो जैसे कि हमारे पास कुछ यहाँ पर जो है ये दे रखा है, जैसे कि कुछ इक्वेशन जो है यहाँ पर दे रखी है। जैसे पहली इक्वेशन है CO+2H2, जो है वो किसकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रही है, वो हो रही है 340 ATM, मतलब 340 ATM का जो प्रेशर है वो वहाँ पर नीडेड है, वो वहाँ पर इसको रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों ने इस कंडीशन को जो है एरो के ऊपर जो है यहाँ पर बता दिया है। दूसरी इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल जो है ये उसकी कंडीशन है, तो उसको हम लोगों ने एरो और इसके ऊपर जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये हमारे पास ग्लूकोज की रिएक्शन है कि ग्लूकोज कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से। ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो आपको इस रिएक्शन को जो है याद कर लेना है। यहाँ पर जो CO2 एक्वस का मतलब होता है, एक्वस का मतलब ये होता है कि जिसमें वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने वाटर के बीच में डाल दिया गया है, तो उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोगों ने एक्वस मीडियम का जो है यहाँ पर एक्वस वर्ड का यूज़ किया गया है। AQ का मतलब होता है एक्वस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस ऐसी तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, सॉरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो अगली वीडियो आएगी, उसको भी देखिएगा। सो तब तक के लिए ओके बाय।